वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मुझे कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने अकाउंट्स को और कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ये आपका थियोरेटिकल पार्ट में शायद अभी आखिरी चैप्टर ही है। उसके बाद से तो आपके प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं, तो और भी मजा आएगा। बट ये जो बेस आपकी थियोरी की बनी है, ये बेस बनाने की बहुत जरूरत है, सो दैट आपको प्रैक्टिकल में कोई भी यहाँ से इसके बाद आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे अकाउंट्स की थियरी को और आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम सभी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड और बैलेंस शीट। It brings uniformity in preparation and presentation of financial statements। एक यूनिफॉर्मिटी लेके आता है प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन करने में किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। देखिए, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं होते तो हर एक अकाउंटेंट का अपना इंडिविजुअल अपना ओन तरीका होता जिससे कि वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते। फिर इसमें आगे बहुत उसके प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, क्योंकि सबका अलग अलग अपना तरीका है, कोई सेट रूल्स नहीं है। तो इससे यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आ पाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, आप अभी 11th-12th पढ़ रहे हैं तो आपके पास सेट करिकुलम है। आपका करिकुलम में आप सीबीएसई ने डिफाइन करके रखा है कि ये चीज आपको पढ़नी है। इतनी चीज आप पढ़ के जब आप एग्जाम में अपीयर होते हो, 11th का दोगे, फिर 12th का दोगे, बोर्ड का एग्जाम देके बाहर निकलोगे, देन फर्दर कॉलेज में आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, तो ये क्राइटेरिया जी ठीक है कि चलिए आप इस बोर्ड से पढ़ के आए तो आपको इतना तो कम से कम आता है। तो जितने भी सीबीएसई के बच्चे, जितने भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सो वो उन सब ने ये सेट स्ट्रक्चर्ड से पढ़ाई करी है। तो ये क्या है? एक सेट गाइडलाइंस है, पूरा फ्रेमवर्क बनाया है सीबीएसई ने, ठीक है, जिसके अंदर जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। जितने भी सीबीएसई के अंदर जितने भी स्कूल्स आ जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई के अंडर में, वो सारा ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो इससे क्या रहती है? यूनिफॉर्मिटी रहती है। समझ रहे हैं आप? और आजकल तो सभी लोग हरी बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी इवन देखें तो एनसीईआरटी तो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी है पूरे स्टडीज में कि भाई इतना इतना सब स्टेट बोर्ड वाले, मतलब पूरे इंडिया में इस तरीके से कॉमर्स फील्ड में, साइंस फील्ड में, ह्यूमैनिटीज में इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और ये सब यूनिफॉर्म है। तो जो भी बच्चे इसमें होंगे तो वो सब एक साथ इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो ये यूनिफॉर्मिटी आई, ठीक है, आप लोगों के स्टडीज के अंदर भी। सो उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी था। नहीं तो आप खुद सोचो, अगर ये बोर्ड सेटअप नहीं किए गए होते और ये अपनी गाइडलाइंस इशू ना करते, तो हर एक स्कूल अपना अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा होता, हर एक स्कूल का अपना ओन स्ट्रक्चर होता, ओन करिकुलम होता। तो फिर जब आप कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए जाते तो फिर वो किस बेसिस पे मतलब सेट करते? कितना वास्ट हो जाता, मतलब देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि कोई स्कूल कुछ कंसिडर करके अपना पढ़ा रहा है, कोई कुछ कंसिडर करके पढ़ा रहा है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, chaotic सिचुएशन है। इसलिए बोर्ड्स बनाए गए ताकि चीजें यूनिफॉर्म हो सके, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी वही काम कर रहे हैं। इतने सारे अकाउंटेंट्स हैं तो हर कोई अपना अपना तरीका फॉलो करेगा, बट नहीं, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उनके प्रिपरेशन में और उनके प्रेजेंटेशन में, ताकि जो एक यूजर को है, हर एक कंपनी का जो डिटेल्स है, हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से उसे सब कुछ समझ आ जाए। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल बनाए गए। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं? सो देखिए, दे आर द मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बनाए गए हैं, इनको अप्लाई किया है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, इन्हें चेंज करा जा सकता है। साइंस के प्रिंसिपल की तरह नहीं है कि जी वो न्यूटन का लॉ फिक्स हो गया, मतलब एक बार बना दिया तो फिर उसको अपन फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट ये जो हमारे पास अकाउंट्स में प्रिंसिपल बने, ये चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी आप आगे ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आप जो मेथड, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, आप जो एक बार अकाउंटिंग मेथड आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आपने फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है।
अब अगर ऐसा है तो अगर हम चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और मान लीजिए कोई चेंज आ जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो हमें एनवायरनमेंट मतलब जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कई सारे टैक्स लॉज भी होते हैं, तो उस टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग भी हमें अकाउंटिंग अपनी करनी पड़ती है। तो समझिए अगर किसी टैक्स लॉ के अंदर चेंज आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, तो आप वही पुराना मेथड फॉलो करेंगे, तो फिर कंपेरेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है और फिर आप टैक्स लॉस के साथ कंप्लाई नहीं, आपने टैक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आपका जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फायदा ही क्या है, वो वैलिड ही नहीं है, टैक्स लॉ के हिसाब से ही नहीं बना रहे आप। तो वो प्रिंसिपल्स बनाए जरूर गए बट वो फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मतलब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंजेस कैन बी मेड इन द प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ये हर जगह एक्सेप्टेड है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड एक्सेप्टेड है, उसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी सभी अकाउंटेंट के द्वारा एक्सेप्टेड है, और वो जब भी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में लेके बना रहे होते हैं। सो आई होप यहाँ तक तो आपको प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास आता है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। नाउ व्हाट इज दिस गोइंग कंसर्न एजम्पशन? हम लोग ऐसा मानते हैं बिजनेस में कि सपोज आपने अभी बिजनेस एक सेटअप किया तो वो बिजनेस फॉर ए इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज assumed to be indefinite. The business will continue to exist for a long period of time and there is no intention to close or scale down its operation significantly. अब आप खुद सोचो, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आप अपने ये थोड़ी ना सोच के किया होगा कि चलिए इस साल का अगले साल बंद कर देंगे, नहीं, आप तो सोचेंगे कि भाई इस साल बिजनेस सेटअप किया है तो मुझे लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे, लॉन्ग टाइम तक मुझे प्रॉफिट्स जनरेट करके दे, ठीक है। तो ये भी वही है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और स्केल डाउन ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, बिकॉज अब देखिए फिर आगे लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटरप्राइज। गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलता है कि आपका बिजनेस इंडेफिनाइट पीरियड तक चल रहा है, आपके ऑपरेशंस जो है आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे, आप ऐसा आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको अपना बिजनेस शॉर्ट टर्म बेसिस पे बंद कर देना, यानी आज शुरू किया नेक्स्ट ईयर बंद कर देना, नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के आपने बिजनेस शुरू किया है। तो इसीलिए तो जब देखिए आप जब आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जितनी भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो आप इसी बेसिस पे तो लेते हैं कि भाई हमारा बिजनेस अभी और कई सालों तक इंडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा, तो हम आपकी लाइबिलिटी, खैर वो जब कोई भी किसी भी तरीके का लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करूं लोन उसमें, तो वो खैर वो डेफिनाइट पीरियड के लिए ही होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, बट वो यही एज्यूम करके हमें हमारा लेंडर देता है कि भाई इनका बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है और इनके ऑपरेशंस भी लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमें ये बताता है। उसके बाद आता है देखिए एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस है और ओनर है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिजनेस है और ओनर है। अब इनको सेपरेट कंसिडर करते हैं जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। यानी कि देखिए अभी जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से हम लोग जो है सेपरेट आइडेंटिटी होती है और वो सब लॉ किसको कंसिडर करता है। बट फिर भी अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये हमेशा एज्यूम करके चलना है कि भाई उसमें वो बिजनेस अलग है और वो ओनर अलग है, दोनों के ट्रांजैक्शंस सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है। बिजनेस के अपने अलग ट्रांजैक्शंस है, ओनर के अपने अलग ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ओनर के जो ट्रांजैक्शन है वो ओनर अपनी पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ठीक है, तभी देखिए एक फेयर रिजल्ट तभी जाके मिलेगा। नहीं तो आप खुद सोचो बिजनेस चल रहा है उसमें ओनर के भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं,
ठीक है, बिजनेस तो अपने एक्सपेंसेस करेगा, अपने एक्सपेंस अपनी इनकम लेगा, पर अगर उसमें ओनर भी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते जा रहा है, तो वो आप खुद ही सोच के देखो फिगर कैसा निकल के आएगा। हमें तो सिर्फ बिजनेस से मतलब है, समझ रहे हैं आप लोग। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी की पोर्टफोलियो देखते हैं, कंपनी का ओवरव्यू करते हैं, तब हम लोग को बिजनेस से मतलब होता है, हमें ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द रीजन कि हम लोग बिजनेस को सेपरेट कंसिडर करते हैं फ्रॉम द ओनर्स। The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent of the capital invested by him in the business, and the capital is liability to the firm. मैं समझाता हूँ। देखिए, मिस्टर एक्स बिजनेस शुरू करते हैं विथ 50 लाख रुपीस के साथ। तो मिस्टर एक्स एक क्रेडिटर हो गया बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने 50 लाख रुपीस बिजनेस को दिए हैं, तो बिजनेस की अब ये लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई उनका कैपिटल संभाल के रखे और उनको प्रॉपरली उसके ऊपर से उनको इंटरेस्ट वगैरह भी दे है। हालांकि अभी ये कॉन्सेप्ट्स और आगे हम लोग सीखने वाले, बट आपको जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई एक ओनर को क्रेडिटर क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने उस बिजनेस को पैसा दिया है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करा है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर ही हो गए, एक लाइबिलिटी अराइज हो गई वहां पे। समझ रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग हैं, ओनर के ट्रांजैक्शन अलग। ठीक है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में जैसे बिजनेस में मशीनरी परचेज होगी, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी परचेज है, तो वो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अब ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंस किए, सपोज ओनर अपने घर के लिए कुछ होम अप्लायंसेस ले आया, तो वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा कंप्लीटली, क्योंकि वो ओनर्स की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर होती हैं। और ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप बात आपको पूरी समझ आ गई होगी। आगे के प्रिंसिपल पे हम बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने आपको देखिए अकाउंट फर्स्ट चैप्टर भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बताया था कि ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी सिमिलर वही कह रहा है कि जितने ट्रांजैक्शंस हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस, वही सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बिजनेस को ऑल्दो इफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस पे ऑल्दो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं, बट अगर उन्हें हम लोग मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो हम उन्हें बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी से रिटायर हो जाता है, या फिर सपोज कंपनी में से चला जाता है, क्योंकि वो एफिशिएंट एम्प्लॉय था, उसे प्रॉपर नेगोशिएशंस करना आता था, कस्टमर के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे, क्लाइंट्स के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से ज्यादा आ रहा था, मतलब वो आपके कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट का कम से कम 30 to 40% लेके आता था, इतना एफिशिएंट एम्प्लॉय था वो। तो अगर वो एफिशिएंट एम्प्लॉय, अब समझ लीजिए, आपकी कंपनी में से चला जाता है, तो आपको लॉसेस जरूर होने वाला है, बिकॉज क्योंकि उतना एफिशिएंसी के साथ दूसरा कोई एम्प्लॉय को अगर आप उस पोस्ट पे दे देंगे, तो हो सकता है एकदम से ना कर पाए, ऑल्दो विद इन कोर्स ऑफ टाइम वो भी सीख जाएगा, बट वो बिजनेस में आपको लॉसेस तो होगा, ठीक है, उस टाइम पीरियड तक। तो वो लॉसेस को आप लोग मनी के टर्म्स में कैसे मेजर कर पाएंगे? वो इंसान, वो उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स चला गया, उसको आप कैसे मनी में मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लॉसेस तो आपको हो रहा है डेफिनेटली, सेल्स आपकी तो डाउन जा रही है, ये आपको पता चल रहा है कि हाँ जी मेरी सेल्स डाउन जा रही है, पर उसकी वजह आप अपने एफिशिएंट एम्प्लॉय को मनी में कैसे मेजर करके अपने स्टेटमेंट में बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मेजर हम कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शंस इवन इफ दे अफेक्ट द बिजनेस रिजल्ट्स मटेरियली नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए हमें साफ साफ लिखा है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। ओके, उसके बाद एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट अभी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। नाउ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन में आपने समझ लिया कि जो बिजनेस की लाइफ है दैट इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म लाइफ, ठीक है, बिजनेस की जो एक लाइफ है वो लॉन्ग टर्म हम लोग एज्यूम करते हैं।
इनडेफिनाइट पीरियड, ठीक है। बट अब ऐसा सोच के हमको अगर बिजनेस में रिजल्ट्स मेजर करने हैं, ठीक है, अब देखिए आप उसी तरीके से पूरे साल भर आप 11th में पढ़ रहे हो, ओके। अब 11th में आप पढ़ रहे हो और बीच में आपका टेस्ट नहीं हो रहे, अभी हाफ ईयरलीज आपकी आएंगी, वो अगर वो लेंगे उससे आपका परफॉर्मेंस मेजर होगा कि भाई ठीक है आप सही सही वे में पढ़ रहे हो कि आपके जितने भी आप सही ट्रैक पे चल रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से बिजनेस को भी तो मेजर करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड पे चल रहा है, ऐसा अज्यूम हमने कर लिया तो हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर पाए। तो मेजर करने के लिए हमें एक पीरियड चाहिए होता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वही कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द concept of definite accounting period. Now, due to going concern assumption, the life of business is assumed to be indefinite. ये हम सब जानते हैं. This causes inconvenience to measure the performance achieved by the enterprise in ordinary course of the business. ठीक है, अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि भाई मेरा बिजनेस, सपोज अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज तक चल रही है, ठीक है, अभी भी वो अच्छे प्रॉफिट के अंदर ही चल रही है। अब वो कंपनी का जो वो कंपनी के रिजल्ट्स तो हमें हर साल मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसा बोलें कि भाई वो कंपनी जब शुरू हुई थी और जब वो एंड में जब वाइंड अप होगी, वाइंड अप का मतलब जब कंपनी बंद होगी तब उसके रिजल्ट हमें पता चले, तो फिर कैसे पॉसिबल। ऐसे थोड़ी, हमें परफॉर्मेंस मेजर करना है कि बिजनेस ग्रो कितना कर रहा है टाइम टू टाइम। तो हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज सिलेक्टेड आउट ऑफ द इंडेफिनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस अचीव्ड एंड लुकिंग एट द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ताकि हम उसके एक हम लोग टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं इंडेफिनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस में से, ताकि हम जो परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की चेक कर सके। और वो टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं जनरली 1 ईयर का, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं उसको, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। So this is all about periodicity concept कि भाई आप अपने बिजनेस के लाइफ को आप स्मॉल वर्केबल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जहां पे आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना मतलब आप ये असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और देखिए इसी कॉन्सेप्ट की मदद से जो हमारे आगे जो जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं, डेटर्स का कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास एक पीरियड नहीं होगा, एक सर्टेन पीरियड नहीं होगा, तो फिर हम किसे डेटर कहेंगे, किसे क्रेडिटर कहेंगे, उस साल तक के डेटर किसे कहेंगे और उस साल के क्रेडिटर किसे कहेंगे, ठीक है जी। तो ये था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करते हैं और ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।